हेलो स्टूडेंट्स, गिब्स एनर्जी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की पढ़ाई को इजी, कन्वीनियंट और बहुत आसानी से कहने योग्य बनाने के लिए एक स्टेट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, गिब्स एनर्जी। स्टूडेंट पूछते हैं सर थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में बार बार नई नई चीज़ें क्यों आती रहती हैं, एक ही चीज़ से पूरा चैप्टर क्यों नहीं पढ़ लिया। तो वो कहानी हमें पहले ही याद है कि एंथैल्पी की ज़रूरत हमें तब पड़ी थी जब हमें कांस्टेंट प्रेशर पर होने वाले प्रोसेसेस में हीट की स्टडी करनी थी। तो थर्मोडायनामिक्स ने कन्वीनियंस के लिए एक नया स्टेट फंक्शन डिफाइन किया था, H, जो था E प्लस PV। उसी तरह से जब आप देखोगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको दो एंट्रोपीज को एक साथ रखना होता है, एक तो सिस्टम की एंट्रोपी और दूसरा सराउंडिंग की एंट्रोपी। तो इन दोनों एंट्रोपीज को अवॉइड करने के लिए एक सिंगल फंक्शन ऑफ द सिस्टम जो बनाना पड़ा, दैट वाज द गिब्स एनर्जी। आइए देखते हैं सारी कहानी कैसे आई है। थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ सिस्टम। जब हमारा सारा ध्यान सिस्टम पर केंद्रित होता है, सराउंडिंग में हम कुछ नहीं देखते, सिर्फ हम ये देखते हैं सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जो बाउंड्री है उसमें क्या एक्सचेंज हो रहा है, हीट का हो रहा है, वर्क का हो रहा है और किस कंडीशंस में हो रहा है। राइट, तो सिस्टम की एंट्रोपी ये सेकेंड लॉ का एक मुख्य पार्ट बनता है और सराउंडिंग में होने वाली एंट्रोपी चेंज ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूरा यूनिवर्स पे लागू होता है। वो कहता है एंट्रोपी यूनिवर्स की जब बढ़ेगी तब ही इस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। यानी आपको सिस्टम की एंट्रोपी के साथ साथ ये बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि सराउंडिंग की एंट्रोपी में क्या चेंज आ रहा है। तो हम अगर चार केसेस बना लेते हैं कि ऐसा प्रोसेस लिया जाए जिसमें सिस्टम अपनी रैंडमनेस बढ़ा ले और सराउंडिंग भी अपनी रैंडमनेस बढ़ा ले, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, तो ऐसा प्रोसेस तो हमेशा हो सकता है। यानी एंट्रोपी इंक्रीजिंग प्रोसेस फॉर सिस्टम एज वेल एज फॉर सराउंडिंग, देन इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। इसका ऑपोजिट देखिए, जिस प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी घटे यानी डिक्रीज हो और सराउंडिंग की भी एंट्रोपी डिक्रीज हो, ऐसा प्रोसेस यूनिवर्स की एंट्रोपी को डिक्रीज करेगा और ऐसा प्रोसेस कभी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। ये बातें तो हमें लॉजिकल लग रही हैं। अब तीसरा केस और चौथा केस एक साथ देखिए। अगर इन दोनों के साइंस ऑपोजिट हुए, यानी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़े और सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज हो, या फिर सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो और सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज हो, तो ये प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस हो सकता है जब टेम्परेचर की कोई ऐसी कंडीशन हो कि ये पॉजिटिव वाला हिस्सा ये डोमिनेट कर जाए और ये नेगेटिव वाला हिस्सा ये डिमिनिश हो जाए। That means we will say spontaneity will definitely depend on the temperature। यहाँ पे एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। उस टेम्परेचर के हाई या लो कंडीशन में ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे। तो यहाँ पर अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इन दोनों प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। तो देखिए थर्मोडायनामिक्स ने कितनी आसान कर दी पढ़ाई इस फंक्शन के साथ। अब इसकी यूटिलिटी देखते हैं। पहले हम अपने सेकेंड लॉ को बेसिक सेंस में देखें। सपोज कोई सिस्टम है जो T टेम्परेचर पर रखा है, उसमें एंट्रोपी चेंज आया डेल्टा S। आप इस बात को एग्री करोगे, सिस्टम जब सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज करेगा और जनरली ओपन कंडीशन में करेगा, यानी प्रेशर फिक्स हो जाएगा, तो सराउंडिंग द्वारा एब्जॉर्ब की गई हीट सिस्टम द्वारा दी गई हीट के बराबर होगी। अगर सिस्टम में हीट रिलीज करेगा तो सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करेगा, और अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग हीट रिलीज करेगा। यानी सिस्टम की और सराउंडिंग की हीट में साइन का फर्क होगा। और क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, नॉर्मली ओपन कंडीशन में रिएक्शंस होती हैं, तो हीट हो जाएगी एंथैल्पी के बराबर। दैट मीन्स वी विल से दिस इज द हीट ऑफ सराउंडिंग माइनस डेल्टा H ऑफ सिस्टम। और आप जानते ही हो टेम्परेचर से डिवाइड करने के बाद वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अब एक बार इनको जोड़ के देखिए, डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग आपको कुछ ऐसे मिलेगा। हमने माइनस को कॉमन ले लिया। अब आप तुरंत समझ जाओगे कि ये जो अंदर का ब्रैकेट है ये एक सिंगल पैरामीटर का रूप ले सकता है जब आप इसे H - TS को एक नया फंक्शन रख दो, दैट इज द गिब्स एनर्जी फंक्शन। बट ध्यान रहे
ये तभी काम आएगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो जनरली केमिकल रिएक्शन में किसी कंडीशन में ही रिएक्शन कराई जाती है, यानी प्रेशर भी फिक्स होता है और टेम्परेचर भी फिक्स होता है। स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन हटा दिया जाए, रिएक्शन में निकलने वाली हीट या रिएक्शन में एब्जॉर्ब होने वाली हीट की वजह से अगर टेम्परेचर चेंज हो, वो तब कंसीडर किया जाता है जब रिएक्शन हो चुकी हो। लेकिन टेम्परेचर वही लिया जाएगा यहां पर जिस टेम्परेचर पर रिएक्टेंट्स अवेलेबल होंगे। हमने अभी देखा सिस्टम की एंट्रोपी सराउंडिंग की एंट्रोपी ऐड होने के बाद एक ये रूप ले लेती है, और अगर हम अंदर के ब्रैकेट को उस एक्सप्रेशन से रिलेट कर दें, सो दिस विल बिकम डेल्टा जी बाई टी माइनस साइन के साथ। यानी हमारे सेकेंड लॉ की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी बदल गई। अब हम ये नहीं कहेंगे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगा जब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। हम अब ये कहेंगे प्रोसेस तब स्पॉन्टेनियस होगा जब सिस्टम की गिब्स एनर्जी घटेगी, इट विल डिक्रीज। फिर दूसरा पॉइंट, डेल्टा एस यूनिवर्स जब जीरो हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम कहेंगे डेल्टा जी शुड बी जीरो फॉर इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द सेकेंड लॉ, सिस्टम सराउंडिंग की बातों को एक साथ मिलाने के बजाय हमने एक छोटी सी चीज में सारी कहानी रख दी कि गिब्स एनर्जी का क्या होगा। सो दिस इज द सेकेंड लॉ, इन द स्पॉन्टेनियस और नेचुरल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज टू द मिनिमम, और जब वो मिनिमम पहुंच जाएगी तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब आप ये एनालिसिस को फिर से देखो, डेल्टा एच और डेल्टा एस के हिसाब से चार तरह की रिएक्शंस दुनिया में हैं साइन के हिसाब से। पहला केस, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो यू विल सी डेल्टा जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। आप देख लीजिए ये कॉम्बिनेशन डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो पहला केस देखिए, ये वाला पार्ट नेगेटिव है और यहाँ माइनस है और ये पार्ट प्लस है, यानी ये पूरा ब्रैकेट हमेशा माइनस होगा, यानी ऐसी रिएक्शन हमेशा होगी। एग्जाम्पल, कंबशन प्रोसेस, किसी चीज़ में अगर कंबशन हो जाए तो वो अपनी एंट्रोपी बढ़ा लेता है, क्योंकि वो गैसियस प्रोडक्ट बना देता है, फैल जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, और वो हीट भी रिलीज करता है। पेट्रोल हो, कोल हो, डीजल हो, जलने के बाद दे रिलीज हीट, यानी आग लगने की एंट्रोपी, आग लगने की स्पॉन्टेनिटी हमेशा कायम है। इसीलिए हमें फायर से थ्रेट होता है, इसीलिए सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। दूसरा केस, अगर डेल्टा एच हो जाए प्लस और डेल्टा एस हो जाए माइनस, सेकेंड केस देखिए, तो आप ये पाएंगे ये पूरा ब्रैकेट कभी भी माइनस नहीं होगा, यानी ऐसी रिएक्शन कभी नहीं हो सकती। बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो स्टूडेंट को याद रखना चाहिए, ओजोन का फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं 3 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यानी रैंडमनेस घट रही है। पहले 3 मॉलिक्यूल चल रहे हैं और अब 2 मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो डिसऑर्डर घट गया है। और दूसरा, ओजोन से ज़्यादा, ऑक्सीजन से ज़्यादा अनस्टेबल है ओजोन, यानी जब O2 से O3 बना होगा तो हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, तो दिस इज प्लस, यानी ओजोन का बनना कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं है। दैट मीन्स ओजोन इज वेरी वेरी प्रिजर्वेबल स्पीशीज, ओजोन को डिप्लीट होने से बचाना चाहिए क्योंकि इसको रिकवर करना स्पॉन्टेनियस नहीं है। थर्ड केस, अगर दोनों प्लस साइन के हुए तो आप देखेंगे ये चीज प्लस हो गई है और ये चीज प्लस है, तो ये माइनस हमें तभी डोमिनेट करेगा जब टेम्परेचर लार्ज रखा जाए। तो देखिए, जब पानी उबलता है तो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और पानी उबलने से लिक्विड से स्टीम बन रही है, तो डिसऑर्डर भी बढ़ रहा है। तो हम ये जानते हैं पानी का उबलना हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं है। एट हाई टेम्परेचर जब ये टी इतना ऊंचा हो जाएगा कि ये वाला हिस्सा इसको डोमिनेट करके ओवरऑल गिब्स एनर्जी को माइनस बना देगा, और वो फैक्ट देखिए, टेम्परेचर इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी 373.15 केल्विन वो टेम्परेचर है जहां इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड फेज एंड द वेपर फेज। अब फाइनल केस, एंथैल्पी लिया जाए माइनस और एंट्रोपी भी लिया जाए माइनस, यानी ऐसी रिएक्शन जहां हीट रिलीज हो और डिसऑर्डर घट जाए, जैसे पानी का जमना। जब पानी फ्रीज होता है
यानी आइस बनता है तो लिक्विड की एंट्रोपी घट के सॉलिड में पहुंच जाती है, यानी एंट्रोपी घट गई, और हीट भी फ्रिज द्वारा रिलीज कर दी जाती है, यानी पानी में से हीट को बाहर खींच लिया जाता है। तो ये दोनों माइनस हुए। अब ये माइनस तो ठीक है, लेकिन ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, तो टेम्परेचर को कम होना पड़ेगा। यानी ऐसी रिएक्शन तभी होगी जब टेम्परेचर कम हो, और हम जानते हैं पानी की फ्रीजिंग 273.15 केल्विन से कम टेम्परेचर पे होती है, तो फ्रीजिंग पॉइंट से कम। यानी जब ये वैल्यू टेम्परेचर की होगी तो ये दोनों के कैंसिलेशन की वजह से डेल्टा जी 0 हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं 273.15 is a normal freezing point of water at which water and ice are in equilibrium। तो आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम केवल इन दोनों केस में अचीव किया जा सकता है जहां पर साइंस सेम हो। और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, इसका भी एक बहुत लवली इलस्ट्रेशन है। मान लीजिए किसी रिएक्शन की एंथैल्पी है 200 किलो जूल पर मोल, इट इज पॉजिटिव, और एंट्रोपी है 40 जूल पर मोल केल्विन। तो आप एक काम कीजिए, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को 0 लिख दीजिए। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस टू बी 0, यू विल गेट टी इक्विलिब्रियम इज डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो ये चीज क्लियर हो गई, जब तक डेल्टा एच डेल्टा एस के साइन सेम नहीं होंगे तब तक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि केल्विन का टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब स्टूडेंट की गलती ये होती है, वो इस किलो जूल को जूल में चेंज करना भूल जाते हैं और अक्सर आंसर बताते हैं 5, लेकिन आंसर ये होगा 200 इंटू 1000 अपॉन 40। तो यू कैन सी दिस इज 5000 केल्विन। यानी ये रिएक्शन 5000 केल्विन पर इक्विलिब्रियम पे होगी, 5000 केल्विन से कम टेम्परेचर पर ये नो स्पॉन्टेनियस होगी, और 5000 केल्विन से हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। सो दिस एनालिसिस शोज कि गिब्स एनर्जी हमारी सेकेंड लॉ की स्टडीज को कितना इंटरेस्टिंग और कन्वीनियंट बना देता है। थैंक यू।